गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम कल के क्लास में प्रोफेज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो प्रोफेज के बारे में कुछ और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे प्रोफेज जो है वो एम फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। प्रोफेज जो है वो क्या है, एम फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक है, अब देखो प्रोफेज में जैसे कि कल मैंने बताया था एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन। क्या बताया था? एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन मैंने कल बताया था आपको। जैसे ये डायग्राम मैंने कल आपको दिखाया था, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था, जैसे कि क्या होते हैं कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं, आप यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो है आपका, ये क्या है, सेंट्रियोल है ना। ये क्या है, सेंट्रियोल है। अब यहाँ पे देखो, ये जब सेंट्रियोल है, ठीक है, और सेंट्रियोल से जस्ट पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे एक एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन होगा। समझ में आई बात? और यहाँ से ये निकलता है स्पिंडल फाइबर। कल बहुत ये क्वेश्चन होगा कि एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप एक चीज याद रख लेना, एक क्वेश्चन आता है माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस किसको बोलते हैं? तो आप एक चीज याद रख लेना कि माइटोटिक एपरेटस दो चीजों को बोलते हैं। एक तो एस्ट्रल रे को बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा स्पिंडल फाइबर को बोलते हैं। ये याद रखना। इसको हम दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक एपरेटस की बात करते हैं, है ना। समझ में आई बात? सेंट्रियोल को भी कंक्लूड करते हैं, बट मेनली एस्ट्रल रे और स्पिंडल फाइबर को हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, सिंपल सी बात है कि एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एस्ट्रल रेज फॉर्म ड्यू टू जिलेशन, यानी जेल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, जिलेशन ऑफ प्रोटीन्स अराउंड सेंट्रियोल, ठीक है। यानी एस्ट्रल रे का जो फॉर्मेशन होता है, इस सेंट्रियोल के अराउंड में जो भी प्रोटीन होता है उनका जेल लाइक स्ट्रक्चर जब बनता है तो एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन वो होता है। समझ में आई बात? और इसके बाद क्या होता है कि लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, एस्ट्रल रे के फॉर्मेशन के बेसिस पे दो टाइप के माइटोसिस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? दो टाइप के माइटोसिस। वो कौन कौन सा माइटोसिस होता है तो वो मैं बता रहा हूं। देखो बेसिकली क्या होता है ना, एनिमल सेल में एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन होता है ना। एनिमल सेल में एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जैसे देखो क्या होता है, दो टाइप का माइटोसिस होता है। एक होता है एनेस्ट्रल और दूसरा होता है एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। इसको बस याद रखना है, ठीक है। दो टाइप के माइटोसिस होते हैं, एनेस्ट्रल माइटोसिस एंड एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। समझ में आई बात? तो देखो, प्लांट में, इन प्लांट नो एस्टर इज फॉर्म्ड, है ना। प्लांट में क्या होते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए प्लांट में जो माइटोसिस होते हैं वो एनेस्ट्रल माइटोसिस होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट में माइटोसिस जो होते हैं वो एनेस्ट्रल माइटोसिस होते हैं। जबकि एनिमल्स में क्या होते हैं कि एनिमल्स में, ठीक है, अभी मैंने देखा एस्ट्रल्स आर प्रेजेंट, एस्ट्रल्स आर प्रेजेंट। तो एस्ट्रल्स जो प्रेजेंट होते हैं, दो सेंट्रियोल होते हैं, इसीलिए एनिमल्स में जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल सेल में एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस होते हैं। जबकि प्लांट सेल में क्या होते हैं, विदाउट एस्ट्रल फॉर्मेशन होता है, विदाउट एस्ट्रल,
कैसा होता है, विदाउट एस्ट्रल होता है। समझ में आई बात? तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। समझ में आई बात? इसको हम बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल या फिर एस्ट्रल माइटोसिस। ये चीजें आपको याद रखनी होगी। अब जैसे ये तो हो गई, अब देखो एनेस्ट्रल और एम्फीएस्ट्रल की बातें हो गई, ठीक है ना। बेसिकली डिपेंड अपॉन सेंट्रियोल, है ना। तो जहां सेंट्रियोल होगा वहां एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन करेगा, जहां नहीं होगा वहां एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना होगा। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता था, स्प्रिंग स्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स, ये किस स्टेज में दिखता है? स्प्रिंग स्टेज ऑफ क्रोमोसोम किसको बोला जाता है? तो आपको याद रखना होगा प्रोफेज को। किसको बोला जाता है? प्रोफेज को बोला जाता है, स्प्रिंग स्टेज ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आई बात? तो इसको आपको याद रखना होगा, क्लियर है। अब जैसे नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है आपका मेटाफेज। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या है? मेटाफेज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।